नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभ और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम अपनी इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसमें 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें कौन कौन से चैप्टर थे। सबसे पहले चैप्टर हमने कंप्लीट किया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें हमने कंपनी रूल पढ़ा, उसके बाद क्रोन रूल पढ़ा और भी बहुत सारे रूल पढ़े। उसके बाद हमने पढ़े सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा, उसमें क्या हमने पढ़ा कि जब ब्रिटिश का शासन खत्म हो गया तब हमारा बना कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, उसकी नींव कैसे रखाई, वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमारे तीसरे चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके फीचर्स क्या क्या हैं। उसके फीचर्स का एक बार हमने ओवरव्यू ले लिया। ओवरव्यू लेने के बाद हम आ गए हैं प्रीएम्बल। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर घुस गए। जैसे जब भी हम कोई किताबें स्टार्ट करते हैं, जब भी कोई हम बुक शुरू करते हैं, तो जैसे आप इस बुक की बात मत करो, कोई और बुक ले लो आप। ठीक है, कोई बुक आप स्टार्ट करो तो पहले आप जानते हो कि हाँ वो बुक है क्या, वो बुक किस बारे में है, उस बुक के अंदर हमें क्या क्या देखना है। तो हमने पहले वो देखा, ठीक है, कि उसके फीचर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। अब हम आ गए उसके अंदर। तो दोस्तों, जब भी आप कोई भी बुक खोलोगे, जैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसी को जब आप खोलोगे तो सबसे पहले उसमें आएगा प्रीफेस, यानी जिसको हम लोग प्रीएम्बल बोलते हैं, प्रस्तावना बोलते हैं। वो एक जिस्ट देता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस बेस पे आधारित है, वो क्या है अंदर में। वो एक जैसे आप प्रीसिस राइटिंग, आप लोगों ने जब 12 का एग्जाम दिया होगा या फिर इससे पहले भी कोई एग्जाम दिया होगा, जो भी ग्रेजुएशन वगैरह समथिंग कोई भी किसी भी चीज़ का एग्जाम दिया हो, तो प्रीसिस राइटिंग लिखने आता है। उसमें आपको बहुत एक लंबा सा पैराग्राफ दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको बोला जाएगा इसमें बस एक इसको छोटा सा बना दो कि बस इसको थोड़ा सा ही पढ़ के इंसान को समझ में आ जाए कि हाँ इसके अंदर पूरा था क्या आखिर। ठीक है, तो दोस्तों उसी तरह होता है अपना प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम प्रस्तावना में कहते हैं। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या देखना है। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इससे बहुत सारे को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि प्रीएम्बल जो है उसको हम अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरा ये पूछा जाएगा कि जो प्रीएम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, हम इस सारे क्वेश्चन को क्लियर करेंगे अभी अपने इस लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ हिस्टोरिकल, इसके हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि प्रीएम्बल का हिस्ट्री क्या क्या है। दोस्तों, आखिर प्रीएम्बल है क्या, पहले ये जान लेते हैं। प्रीएम्बल को इंट्रोडक्शन या फिर प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। मतलब इंट्रोडक्शन, मतलब कि आपको पूरा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आखिर क्या है, आखिर वो करता क्या है, उसका काम क्या है। ठीक है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन, ये इसका प्रीएम्बल डिफाइन करता है। ठीक है, उसके बाद प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। जैसे आप जब स्कूल में पढ़ते हो या फिर कॉलेजेस में पढ़ते हो, आपका एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है। उसके आइडेंटिटी कार्ड को देखने के बाद कोई आपसे पूछता नहीं है कि हाँ आप क्या हो, आपको अपनी मुंह खोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस वो कार्ड देख के समझ जाता है कि आप हैं कौन। तो दोस्तों, इसी तरह प्रीएम्बल है अपना, जिसको गिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसको देखने के बाद इंसान को बिल्कुल समझ में आ जाता है कि इस पूरे जो बुक है, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके ऊपर अपना देश, अपना इंडिया चल रहा है, उसके अंदर में आखिर क्या क्या है। ठीक है, वो बस एक प्रीएम्बल पढ़ के ही समझ में आ जाता है। जैसे आप देख लो एक बार, ये देखिए दोस्तों, ये अपना प्रीएम्बल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रीएम्बल इन द वर्ल्ड। दोस्तों, जो भी ये अपना प्रीएम्बल पढ़ता है वो बस ये एक ही बात बोलता है कि वाह कितना खूबसूरत प्रीएम्बल है। बस इस प्रीएम्बल को ये देख के पता चल गया कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले स्टार्ट तो ये होता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि हम इंडिया के लोग, जो हमने इसमें बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। सॉवरेन आ गया, सोशलिस्ट आ गया, सेकुलर आ गया, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। उसका जस्टिस हम 3 प्रकार के डिफाइन करते हैं, जो सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है और पॉलिटिकल जस्टिस है। लिबर्टी, उसके बाद हम लिबर्टी ऑफ थाउट, मतलब कि आपको फ्रीडम है थाउट का, एक्सप्रेशन का, बिलीफ का, फेथ का, वर्शिप का, आपको इन सब चीज़ों का पूरा फ्रीडम की आप ये कर सकते हो। ठीक है, उसका आ जाते हैं इक्वलिटी में, मतलब कि कोई भी भेदभाव आपके साथ नहीं होगा। वो चाहे स्टेटस का हो, अपॉर्चुनिटी का हो, मतलब कि किसी भी बेस पे, सेक्स, रेस, बिलीफ, रिलीजन, किसी भी चीज़ को लेके आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब वही हो गया भाईचारा को बढ़ावा देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा डेट, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, वो डेट कौन सा था, वो था 26 डे ऑफ नवंबर 1949। इस डेट को भी आप याद रखना। ठीक है, और ये तो कहा जाता है कि हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को दिया है। ठीक है, ये किसी ने हमको नहीं दिया है। ठीक है, तो इस जितने भी इसमें सारे टर्म्स है उनको एक एक करके हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देख लिए दोस्तों क्या कहा जा रहा है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन द फर्स्ट विद प्रीएम्बल। दोस्तों, पूरे दुनिया में जो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जिसने प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया। ठीक है, और जो हमारा जो
हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूएन चार्टर पे बेस्ड है, ठीक है। पहला कौन सा था? पहला था यूएसए का प्रीएम्बल, मतलब कि पूरी वर्ल्ड में सबसे पहले किसने प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया था? यूएसए ने। लेकिन अपना जो प्रीएम्बल है वो यूएन चार्टर पे बेस्ड है, तो इस चीज़ में दोस्तों बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। और ये किस पे बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आपको पता ही है 13 दिसंबर 1946 को मूव किया गया था, किसके द्वारा? पंडित नेहरू जी के द्वारा, और उन्होंने इस चीज़ को ड्राफ्ट किया था और अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 1947। और उसके बाद दोस्तों इसको अमेंड भी किया जा चुका है एक बार, जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 का, तो उस टाइम इसको अमेंड किया गया था। आपको पता है ना, इमरजेंसी के टाइम 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, आपको मैंने इससे पीछे लेक्चर में बताया, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। और इसमें 3 वर्ड्स जोड़े गए प्रीएम्बल में, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तो दोस्तों कैसे हुआ, क्या हुआ, पहले हम लोग इसको एक बार हिस्ट्री को जानते हैं, इसमें कौन कौन से केसेस हुए। मतलब कि पहले तो यही कहा गया कि ये पार्ट है या नहीं है, इसको अमेंड किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। तो इस चीज़ को हम लोग एक बार डिटेल में अच्छे से इसकी हिस्ट्री देखते हैं, इसमें क्या क्या केस चले थे, इसकी पूरी केस स्टडी देखते हैं हम। दोस्तों होता क्या है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी पार्ट में अगर किसी को अमेंड करना है या फिर उससे रिलेटेड उनको कोई भी कुछ भी करना है, तो वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इसी तरह दोस्तों प्रीएम्बल पे सबसे पहला सवाल ये उठा, इससे सबसे पहले कंट्रोवर्सी यही आई कि ये जो प्रीएम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। पहले तो यही केस आया, तो केस गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट जिसमें जो था बेरूबरी यूनियन केस 1960। दोस्तों इस केस को याद रखना, अगर आपको बाय द वे अगर एग्जाम्स वगैरह में या तो मेंस की हो या फिर एसए में अगर आपको लिखना होगा तो आप इस केस को ऐड कर सकते हैं, बहुत ही फायदा मिलेगा आपको, ठीक है। उससे कुछ नंबर ज़्यादा मिलने के चांसेस रह जाते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या कहा गया, जो हमारा जो प्रीएम्बल है अगर उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन से हटा देंगे, ठीक है, तो कोई भी इम्पैक्ट पड़ेगा क्या कॉन्स्टिट्यूशन पे? नहीं पड़ेगा। अगर क्या ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये पावर प्रोवाइड करता है लेजिस्लेचर को या फिर एग्जीक्यूटिव या फिर किसी भी बॉडी को? नहीं, बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करता है पावर। ये हमारे फंडामेंटल राइट को इम्पैक्ट करता है क्या? बिल्कुल नहीं करता है। अगर इसको हम हटा देंगे तो क्या फंडामेंटल राइट पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अगर इसको हम हटा देंगे तो क्या फंडामेंटल ड्यूटी पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तब इस टाइम इन सारे दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि जो प्रीएम्बल है उसको जब हटाने से वो पावर प्रोवाइड नहीं करता है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है हमारे होल कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो हम इसे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट आखिर क्यों माने? तब इन्होंने ये रूल किया कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस टाइम ये बोल दिया गया। उसके बाद दोस्तों आया केशवानंद भारती केस 1973, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो पहले वाली जो ओपिनियन थी उसको रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि प्रीएम्बल जो है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसी टाइम दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है अब ये देखते हैं एक बार। दोस्तों केशवानंद भारती केस में ही बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकल के आया। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? चलो दोस्तों ये तो मान लिया गया कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक हमारा जो हमारा प्रीएम्बल है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब ये बात निकल के आई कि उसको हम आर्टिकल 368 के अंदर इसको अमेंड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता है ना, आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर देती है पार्लियामेंट को कि वो किसी भी पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड कर सकता है, ठीक है। अब इस टाइम ये बात निकल के आई कि जब हम अमेंड कर सकते हैं, चलो इस चीज़ को मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन इस टाइम आया बेसिक स्ट्रक्चर जिसको हम अमेंड नहीं कर सकते। इसमें ये कहा गया जो अपना प्रीएम्बल है उसको हम अमेंड कर सकते हैं, नो डाउट। आर्टिकल 368 के अंदर अगर वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको हम अमेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। और बेसिक स्ट्रक्चर जैसे मान लो दोस्तों, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। मान लो आपने एक घर बनाया, ठीक है, घर बनाने के बाद क्या हुआ, आपको घर को मॉडिफाई करना है, थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, तो आपने क्या किया कि इसकी बेस को ही तोड़ दिया। दोस्तों
आप एक बात बताओ, ये क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अगर आप बेस को तोड़ दोगे तो ये तो पूरा घर ही बर्बाद हो जाएगा, पूरा घर ही ढह जाएगा। तो इसीलिए इस एग्जाम्पल के थ्रू आप ये समझ लो कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसपे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का नींव है, मतलब कि अगर वो खत्म तो समझो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही खत्म। ठीक है, तो इसी को बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर वो चेंज हो गया तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये समझ लो कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। ये भी बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया कि बेसिक स्ट्रक्चर हम माने किसको। तो उस टाइम ये उस तब भी होता क्या है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो टाइम टू टाइम डिसाइड होते रहता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को हर एक केस टू केस मॉडिफाई करती है, केस टू केस बताती है कि हाँ भैया ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि नहीं, बहुत सारे जुडिशियल रिव्यू के थ्रू। आपको पता है ना, जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट का एक पावर है जिससे वो किसी भी एक्ट को रिव्यू करती है, उसको देखती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में है या नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशन किसी पार्ट को अगर उस एक्ट की वजह से या फिर उस लॉ की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन का कोई पार्ट इम्पैक्ट नहीं, उस पर इम्पैक्ट कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है ना, तो उस तरह बेसिक स्ट्रक्चर को केस टू केस डिफाइन किया जाता है। ठीक है, और वो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट की जो जज की बेंच होती है वो करती है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गया केशवानंद भारती केस 1973 का। तो दोस्तों ये केस आप याद रखना, ये जो बेरूबरी के यूनियन केस 1960 और केशवानंद भारती केस 1973, तो दोस्तों इस दोनों केस को याद रखना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है प्रियम्बल को लेके। फिर ये जो केशवानंद भारती है तो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, ये जब भी हम कोई भी चीज़ जब डिस्कस करेंगे उसमें इनका नाम जरूर आएगा, केशवानंद भारती केस 1973। तो इस चीज़ को हमेशा माइंड में बैठा के रखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक और केस आया LIC ऑफ इंडिया केस 1995। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड कर दिया कि जो प्रियम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और इसको हम अमेंड कर सकते हैं आर्टिकल 368 के अंदर। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर दोस्तों इसका बिल्कुल नहीं बिगड़ना चाहिए, क्योंकि अगर बेसिक स्ट्रक्चर बिगड़ गया तो पूरा प्रियम्बल खत्म, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म। ठीक है, तो जो प्रियम्बल वाज आल्सो इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ही इनेक्ट किया गया था आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनेक्टेड। जब पूरा रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट कर दिया गया था तब ये इसको इनेक्ट किया गया था। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ दो बात नोट करने वाली है कि जो हमने इसे अपना पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो मान लिया, ठीक है, लेकिन प्रियम्बल इज नाइदर द सोर्स ऑफ पावर ऑफ टू लेजिस्लेचर नॉर प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। मतलब कि जो अपना प्रियम्बल है वो ना तो लेजिस्लेचर को कोई पावर प्रोवाइड करता है और ना ही उससे कोई पावर छीनता है। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज को आप याद रखना कि ये कोई पावर प्रोवाइड नहीं करता है और ना ही कोई पावर आपसे छीनता है। मतलब एक तरह से ही न्यूट्रल काम करता है, न्यूट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप इसको बोल सकते हैं। और दूसरी बात ये नॉन जुडिशियबल है, जैसे अपना डीपीएसपी भी नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, और इट्स प्रोविजन आर नॉट इन्फोर्सेबल। ऑब्वियसली बात है, जब नॉन जस्टिसेबल होगा तो कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स भी नहीं किया जाएगा उसके लॉ को। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ इस चीज़ को आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया इसमें कोई भी पार्ट तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं आपको उसको जरूर बताऊंगा। खैर इसमें मैंने इतनी डिटेल में बता दिया है कि आप इसको अगर एक दो बार सुन लोगे तो आपका पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, इसको बहुत ही मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझाया है। अब दोस्तों अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको बता ही दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं 368 आर्टिकल के द्वारा, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है इट प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड इट नॉट। लेकिन केशवानंद उससे पहले जब कहा गया था कि जब वो पार्ट नहीं है तो उसको अमेंड भी नहीं कर सकते, लेकिन केशवानंद भारती केस में ये कहा गया कि फिर उसके जब कोर्ट ने ये बताया कि उसको हम अमेंड कर सकते हैं आर्टिकल 368 के थ्रू, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये कब अमेंड किया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में। और इसमें कौन कौन से 3 वर्ड्स जोड़े गए थे? पहला था सोशलिस्ट, दूसरा था सेक्युलर और तीसरा था इंटीग्रिटी। ठीक है, इन तीनों चीज़ को जोड़ा गया था। दोस्तों ये जितने भी मैं वर्ड बोल रहा हूँ अभी आपको मैं बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा इसको। ठीक है, कि ये इस वर्ड का मतलब क्या क्या है। अब दोस्तों हमारे प्रियम्बल का जो कंपोनेंट देख लेते हैं क्या क्या कंपोनेंट या फिर इंग्रेडिएंट आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इंग्रेडिएंट मतलब क्या हो गया? जैसे कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदोगे ना, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद लो, उसके डब्बे पे देखना इंग्रेडिएंट लिखा रहेगा, मतलब ये क्या क्या चीज़ से मिलके ये पूरा प्रोडक्ट बना है। ठीक है, तो पहला तो ये बोलता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपना पावर कहाँ से लाएगा। जैसे आपकी बॉल जल रही है, वो बॉल पावर कहाँ से ला रही है? पंखा चल रहा है, वो पावर कहाँ से ला रहा है? वो इलेक्ट्रिसिटी से ला रहा है। ठीक है, लेकिन
जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसी प्रकार जो पावर कहाँ से लाएगा, वो पावर लाएगा पीपल ऑफ इंडिया से। पीपल ऑफ इंडिया उसको पावर प्रोवाइड करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। उसका नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, मतलब इंडियन स्टेट, इंडिया जो है वो किस नेचर का होगा, वो क्या होगा, सॉवरन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा और रिपब्लिकन पॉलिटी होगा। दोस्तों ये जितने वर्ड है मैं आपको अभी समझाऊंगा, आप चिंता मत करना, ठीक है। बस ओवरव्यू ले लो कि ये वर्ड है आपका प्रीएम्बल के अंदर। ऑब्जेक्टिव, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, पहला तो ये कि जस्टिस, दूसरा लिबर्टी, तीसरा इक्वालिटी और चौथा फर्टर्निटी। जस्टिस मतलब कि सोशल जस्टिस हो गया, उसके बाद इकोनॉमिक जस्टिस हो गया, पॉलिटिकल जस्टिस। एक्चुअली जस्टिस तीन प्रकार के होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, तीनों को हम लोग देखेंगे अभी। उसके बाद आता है लिबर्टी। लिबर्टी दोस्तों पांच प्रकार के होते हैं, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप, इस तरह के पांच लिबर्टी होते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है इक्वलिटी, मतलब कोई भेदभाव नहीं होगा किसी में। फर्टिनिटी यानी भाईचारा को बढ़ावा देना हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। और डेट ऑफ अडॉप्शन, उसमें जो प्रीएम्बल में डेट ऑफ अडॉप्शन लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949 एज अ डेट। लेकिन दोस्तों अगर आपको कोई पूछे, अगर स्पेसिफाई ना करे कि जो प्रीएम्बल में उसमें कौन सा डेट दिया हुआ है, अगर नॉर्मली पूछे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था, कब पावर में आया था, तो वो आया था 26 दिसंबर 1950। तो दोस्तों इस चीज़ को याद रखना, जब तक कोई स्पेसिफाई न करे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था, लेकिन बस प्रीएम्बल और कुछ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आर्टिकल उस टाइम इंपॉर्टेंट लगे, उस टाइम उस चीज़ को अडॉप्ट किया गया था। लेकिन 1950 यानी 1950, 26 जनवरी 1950 को पूरी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इन्फोर्स किया गया था, पूरा पावर में आ गया था, हर एक आर्टिकल, हर एक प्रोविजन को इन्फोर्स कर दिया गया था, ठीक है। अब दोस्तों जो अपना कंपोनेंट था उसको यहाँ पे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो इस फिगर के थ्रू। देखिए दोस्तों क्या 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 कहा जा रहा है, ये अपना प्रीएम्बल है, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ रिपब्लिकन, इनटू अ सॉवरन। इसको तो छोड़ दे, यहीं तक देखिए। सोर्स ऑफ प्रीएम्बल, सोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, पावर कौन प्रोवाइड कर रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया इसको पावर प्रोवाइड कर रहा है। अब नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, मतलब कि टाइप ऑफ इंडियन पॉलिटी क्या होगी, इंडियन पॉलिटिक्स इन इंडिया क्या होगी, जो नेचर होगा अपना इंडियन स्टेट का, वो क्या होगा, सॉवरेन होगा। मतलब कि हम जो भी कानून बनाएंगे उसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं होगी। सोशलिस्ट होगा, मतलब कि ये वेलफेयर का काम करेगा। सेक्युलर होगा, किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। सारे धर्म कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे धर्म जो है वो एक बराबर है। डेमोक्रेटिक, मतलब कि जनता यहाँ पे सुप्रीम होगी, सबसे ऊपर कौन होगा, जनता। जनता ही क्या करेगी, अपने हेड जो है उनको चुनेगी। रिपब्लिकन भी डेमोक्रेसी से ही कोरिलेटेड है, कैसे है मैं अभी आगे बताऊंगा। जस्टिस, दोस्तों आपको पता है जस्टिस, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जस्टिस तीन प्रकार की प्रोवाइड करती हैं। जो पहला है सोशल जस्टिस, दूसरा इकोनॉमिक जस्टिस और तीसरा पॉलिटिकल जस्टिस। पांच तरह की लिबर्टी को प्रोवाइड करती है। कौन कौन सी, लिबर्टी ऑफ थॉट, मतलब कि आज़ादी, आपको इस चीज़ की आज़ादी है, किसकी, थॉट की। कोई भी चीज़ आप एक्सप्रेस करती हो, आपको जिस चीज़ में बिलीफ रखना है उस पर रखो, जिस चीज़ में फेथ रखना है उस पर फेथ रखो। वर्शिप, आपको जो भी वर्शिप करना है, जिसकी भी पूजा करनी है आप उसकी पूजा करो। टाइप्स ऑफ इक्वलिटी, दोस्तों दो प्रकार की इक्वलिटी प्रोवाइड करती है। ऑफ इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब कि वो तो चाहे स्टेटस हो या फिर अपॉर्चुनिटी, इसमें इक्वलिटी रहेगी। ऐसा नहीं है कि जो अमीर है उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी और जो गरीब है उनको कम अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र में सब एक है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई अमीर हो, गरीब हो, नीची जाति का लोग हो, कोई भी हो, सब उसके नज़र में एक है। तो उसको कहते हैं हम इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड प्रोमोट एमॉन्ग ऑल ऑफ देम, ठीक है। और दोस्तों आप ये मत बोलने लग जाना तो कि जो रिजर्वेशन देते हैं वो क्या है, वहाँ पे तो भेदभाव हो रहा है ना। दोस्तों रिजर्वेशन को इक्वलिटी से बिल्कुल भी कोरिलेट मत करना, क्योंकि रिजर्वेशन एक बहुत अलग चीज़ है। उसमें क्या होता है कि जो नीचे तबके के लोग हैं, मतलब कि जो बाकी लोगों से, जैसे मान लो बहुत सारे लोग 90% ला रहे हैं, ठीक है, और जो 10% लोग हैं वो जो 90% है वो बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं, ठीक है। जो 10% लोग हैं वो अच्छे नंबर नहीं ला रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसको एक्स्ट्रा क्लास देंगे। थोड़ा सा क्या करेंगे, जो 90% लोग हैं उसके साथ मिलाने की कोशिश करेंगे कि हाँ भाई तुम भी अच्छे से पढ़ो, हम तुम्हें और अच्छे से पढ़ाएंगे, तुम इनके साथ जो 90% वाले लोग हैं उसके साथ चलना शुरू करो। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देखो, निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, भेदभाव नहीं होता है यहाँ पे। और उसके बाद फैटर्निटी की बात करते हैं, यानी भाईचारा।
डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी इन इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। मतलब कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब जो भी लोग हैं वो भाईचारा, मतलब कि भाईचारा में, मतलब कि ब्रदरहुड को प्रेफरेंस देंगे, मतलब सबके साथ भाईचारा बना के रखेंगे, और यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, जो हमारे देश की यूनिटी है उसको हम बना के रखेंगे, और इंटीग्रिटी को बना के रखेंगे अपने नेशन की। उसका दोस्तों डेट ऑफ अडॉप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट किया गया था। और यहाँ तो कहा जाता है कि हमने अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया, किसी और ने नहीं दिया। और दोस्तों ये जो रेड वाले आप लोग देख रहे हैं ना, ये रेड जितने भी देख रहे हो आप, ये सारे जो है ये ऐड किया गया था इंदिरा गांधी जिस टाइम, आपको मैंने कहा था कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिस टाइम हुआ था उस टाइम ये ऐड किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना मुझसे, ठीक है। हालांकि मैंने इसे बहुत डिटेल में समझा दिया, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब दोस्तों जितने भी प्रीएम्बल में मैंने आपको बताया ना, जितने भी कीवर्ड थे, अब मैं उसको एक एक करके डिस्क्राइब कर देता हूँ कि उन कीवर्ड्स का मतलब क्या क्या है, ठीक है। सॉवरेन, दोस्तों हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है सॉवरेन के बारे में, चलो फिर से कर लेते हैं, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। सॉवरेन आखिर क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, वो सॉवरेन है, मतलब कि हम अपना कोई भी लॉ बना सकते हैं, उसमें किसी बाहर के लोगों की दखल अंदाजी नहीं होगी, हमारा जो मन करेगा हम वो लॉ बनाएंगे। हालांकि दोस्तों हम यूएन के, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, हम कॉमनवेल्थ के भी मेंबर हैं, लेकिन इससे हमारी सॉवरेनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम वहाँ से उनको, वो जो भी करते हैं उनसे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, उनको जैसे आपको कोई राय देता है ना, आप बस सुन लेते हो, ठीक है। अब ऐसा दो है ना कि उसने जो बोल दिया वो आप करो ही करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उससे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सॉवरेनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम बस उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। अगर हमें वो अच्छा लगेगा तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो इससे हमारी सॉवरेनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दोस्तों एक चीज़ और आप ध्यान रखना, मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि सर पार्लियामेंट सॉवरेन है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन, तो दोस्तों इस चीज़ को याद रखना कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, वो सॉवरेन है, ठीक है। हमारी पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ये चीज़ में आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। उसके दोस्तों आते हैं सोशलिस्ट पे। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट का मतलब होता है एक वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करना। अब वेलफेयर स्टेट क्या होता है? जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी, जहाँ पे लोग और गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करते हैं। आपको पता है दोस्तों हमारे यहाँ गवर्नमेंट भी काम करती है और प्राइवेट कंपनियां भी काम करती हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। आपको पता है ना इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो इसको हम वेलफेयर स्टेट बोल सकते हैं, जहाँ पे दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो भी काम कर रही है, जो गवर्नमेंट है वो भी साथ साथ काम करे, तो इससे क्या होगा, अपने देश का और विकास हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सोशलिस्ट, मतलब एक वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करना। अब दोस्तों सेक्युलर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। सेक्युलर का मतलब इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र में कोई भी धर्म हो, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो, वो सब एक हैं, ठीक है। कोई भी अलग नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र में, सब पीपल ऑफ इंडिया है। कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं है। यहाँ पे किसी भी धर्म को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता, किसी भी धर्म को ऊपर नहीं रखा जाता है। सबसे ऊपर कौन है? अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और हम कौन है? वी पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पीपल ऑफ इंडिया को मानता है, किसी धर्म को नहीं मानता, ठीक है। किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। अब दोस्तों देख लेते हैं डेमोक्रेटिक के बारे में। दोस्तों मेनली जो डेमोक्रेसी होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, पहले मैं ये बता देता हूँ। पहले देख लेते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जनता से डायरेक्टली पूछा जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ सही है कि नहीं है। अब जैसे मान लो स्विट्ज़रलैंड का ही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों में एक रेफरेंडम चलाया जाता है, या फिर उसको इनिशिएटिव बोलते हैं, रिकॉल भी बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी चीज़ है वो डायरेक्टली जनता से पूछी जा रही है कि हाँ भाई ये आप जल्दी बताओ कि ये सही है या गलत है, इसे लागू किया जाए या फिर नहीं किया जाए, ठीक है। एक तो ये हो गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब अपने इंडिया में जो चलती है वो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहाँ पे क्या होता है, हम अपने नुमाइंदे चुन के भेजते हैं, या तो एमपी हो या फिर एमएलए हो, ठीक है।
हम MP MLA को चुन के भेजते हैं, वो क्या करते हैं, वो लॉ बनाते हैं, वो देखते हैं कि हर चीज़ सही है कि नहीं है। हमसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको चुन के भेजते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने डेमोक्रेटिक के बारे में। अब रिपब्लिकन, दोस्तों रिपब्लिक जो है वो कहीं ना कहीं इससे डेमोक्रेसी से कोरिलेटेड है, ठीक है। दोस्तों डेमोक्रेसी एक तरह से दो प्रकार की होती है, पहले तो मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। अब रिपब्लिक में जब आते हैं तो इसमें देखते हैं हम डेमोक्रेसी दो प्रकार की होती है। पहली जो होती है वो मोनार्की और दूसरा होता है रिपब्लिक। अब मोनार्की क्या होता है ये देख लो दोस्तों। पहले के जमाने में होता था ना, राजा होते थे, फिर उसका बेटा होता था वो राजा बनता था, फिर उसका बेटा होता था वो राजा बनता था। तो ऐसे ही हर उनकी जो जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती थी, ठीक है। तो इस टाइप का होता है यूके में, ठीक है, जहाँ पे क्वीन होते हैं या फिर किंग होते हैं वो राज करते हैं। लेकिन अपने इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो रिपब्लिकन डेमोक्रेसी है। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे कोरिलेट करते हैं, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक। तो ये अपने यहाँ जो क्या होता है कि हम इनडायरेक्टली चुनते हैं अपने हेड को, हेड ऑफ द स्टेट, जिसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको हम चुनते हैं। और वो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, बस 5 साल के लिए होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रिपब्लिक, ठीक है। तो आशा करो दोस्तों रिपब्लिक आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ये भी कहा जाता है, अच्छा चलो वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले जस्टिस को देख लेते हैं। जस्टिस क्या होती है? जस्टिस दोस्तों इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार की जस्टिस होती है। पहला तो हो गया सोशल, दूसरा हो गया इकोनॉमिक जस्टिस और तीसरा हो गया पॉलिटिकल जस्टिस। अब देख लेते हैं सोशल जस्टिस क्या होता है। मतलब कि सभी जो पीपल सोसाइटी हैं, सोसाइटी के जो पीपल है उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, उनको किसी भी प्रकार का सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। वो तो या तो वो कास्ट के बेस पे हो, कलर के बेस पे हो, रेस के बेस पे हो, रिलीजन के बेस पे हो, और ये बहुत सारे चीज़ें हैं, उन चीज़ों पे उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, उनको अलग नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा हम इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में कि इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है। इकोनॉमिक जस्टिस वो हुआ दोस्तों कि इकोनॉमिक फैक्टर में आपको बिल्कुल भी मतलब कि मतलब वो बोलते हैं ना डिस्क्रिमिनेशन, वो नहीं होगा। वो कैसे होगा? जैसे मान लो कोई ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है, और कोई कम कमा रहा है। जैसे एक इंसान है वो 5,000 रुपये महीने कमा रहा है और जो दूसरा इंसान है वो बस 2,000 रुपये महीने कमा रहा है। तो ऐसा नहीं है तो उसको वो नीचे गिरा सकता है, वो उसको नीचे दिखा सकता है कि हाँ तुम कम कमा रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हो कि भैया हमें जो है वो इकोनॉमिक मतलब कि हमें इकोनॉमिक लेवल पे हमें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। तो वो वहाँ पे केस कर सकता है कोर्ट में जाके, वो कोर्ट में डायरेक्टली जाकर अपील कर सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना इकोनॉमिक जस्टिस। अब देख लेते हैं पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में। पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है? पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट। मतलब कि जितने भी सिटीजन हैं उनको सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट दी गई है। ऐसा नहीं कि अमीर को ज़्यादा पॉलिटिकल राइट है और गरीब को कम पॉलिटिकल राइट है। मैंने आपको अभी भी बताया कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र में सब एक है, अमीर हो गरीब हो कोई भी रिलीजन का इंसान हो, सब एक हैं, ठीक है। और उसके इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिस, मतलब कि जितने पॉलिटिकल ऑफिस है उसमें सब जा सकते हैं, ठीक है। और उसका राइट इक्वल वॉइस इन गवर्नमेंट, मतलब कि उनको भी गवर्नमेंट के पास बोलने का अधिकार होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। अब दोस्तों अब एक बात और, ये जो जस्टिस है अपना जो द आइडियल ऑफ जस्टिस इसको बोल सकते हैं हम लोग, ये कहाँ से निकल के आया? मतलब ये जो तीनों जस्टिस है ये कहाँ से निकल गया? ये आया रशियन रिवॉल्यूशन से निकल के, ठीक है। रशियन रिवॉल्यूशन 1917, वहाँ से ये जस्टिस वर्ड निकल के आया, ठीक है। और इसमें भी सारे चीज़ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस निकल के आई, ठीक है। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के बारे में। अब दोस्तों लिबर्टी भी एक रिवॉल्यूशन से निकल के आई है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। दोस्तों ये मैं जितनी भी रिवॉल्यूशन बता रहा हूँ ना इसको याद रखना, क्योंकि डायरेक्टली आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है या फिर क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से रिवॉल्यूशन से निकल के आई थी। तो ये कहाँ से आई थी? रशियन रिवॉल्यूशन से निकल के। और लिबर्टी कहाँ से निकल के आई थी? ये आई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकल के। तो लिबर्टी का मतलब क्या होगा? मतलब कि आपको आज़ादी है किसी भी चीज़ की, जैसे क्या क्या चीज़ की? बिलीफ की, एक्सप्रेशन की, थाउट की, उसके बाद अपना आ गया वर्शिप की, फेथ की, इन सब की आपको आज़ादी है कि आप इसमें कोई भी बिलीफ रख सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इक्वलिटी के बारे में। मैंने आपको भी बताया कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र में सब एक हैं, या तो किसी भी चीज़ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए हो या फिर वोटिंग सिस्टम के लिए हो, सब उसके लिए एक है, या तो मैन हो वुमेन हो, अमीर हो गरीब हो, सब एक है। अब दोस्तों फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारे को बढ़ावा देना, मतलब टू प्रोमोट हार्मोनी एंड
हार्मोनियन स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांजेक्शन टू रिलीजन, लिंग्विस्टिक, रीजनल एंड और सोशल डाइवर्सिटी। मतलब आप जानते हैं दोस्तों कि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, मतलब कि हर यहाँ पानी, हर किलोमीटर मील पे पानी और भाषा बदलते रहता है, ठीक है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो इसमें यहाँ पे ज़रूरी है कि हम भाईचारे को बढ़ावा दें, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं हम लोग फ्रेटर्निटी। तो दोस्तों प्रियम्बल में हमें यहीं तक पढ़ना था, तो प्रियम्बल तो हमने पढ़ लिया, जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रीफेस हमने पढ़ लिया, ठीक है। और एक चीज़ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगे से जितने भी पीछे लेक्चर है दोस्तों उस चीज़ को रिवीजन करते रहना। ऐसा नहीं कि मैं आगे से पढ़ाता जाऊँ आपको पीछे उड़ता जाए, ऐसा नहीं होगा। ऐसे में जो भी अगर टॉपिक अगर कुछ भी आ गया छोटा सा तो मैं उसको रिवाइज कर दूंगा, लेकिन आपको भी थोड़ा सा उसको देख के चलना होगा, क्योंकि अगर खुद से आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप उसको बिल्कुल भूल जाओगे, आपके दिमाग से वो पूरा वैनिश हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों उस चीज़ को रिवाइज करके चलना, ठीक है। जितने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसके बाद जो फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना कैसे, वो चीज़ है, तो उसके बारे में सब कुछ रिवीजन करके चलना। आपको जितनी वीडियो वो नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। हमारा जो है प्रीएम्बल वो खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम अपने आर्टिकल 1 से स्टार्ट करेंगे, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मैंने आपको कहा था ना, हम अब बुक के अंदर घुस गए, हमने सब चीज़ देख लिया, प्रीएम्बल क्या था देख लिया, अब हम आर्टिकल 1 से हम स्टार्ट करने जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो रिवीजन करते रहना, खुश रहना, पढ़ते रहना। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो दोस्तों मैं हूं शुभम, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।